नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज बात करूंगी विवाह के विषय पर। ये शायद हमारे समाज का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है और विवाह को लेकर हम सभी लोग परेशान रहते हैं, चाहे अपना विवाह हो, अपने बच्चों का विवाह हो, अपने जानकारों का विवाह हो। और विवाह एक मतलब कहते ना कि कहा जाता था, पुराने लोग कहते थे कि विवाह या शादी तो एक जुआ है। मतलब ये एक गैम्बल है। दो बिल्कुल अलग परिवारों के, दो अलग अलग संस्कारों के व्यक्ति एक साथ आकर मिलते हैं और फिर उनको एक पूरा जीवन 30, 40, 50 साल बाद अगर ईश्वर मेहरबान रहे तो आपको इतना लंबा समय उस व्यक्ति के साथ बिताना होता है जिसको आपने 23, 24, 25 जब आपका विवाह होता है 30 साल तब तक आपने उसको देखा भी नहीं होता। आजकल में भी आप थोड़ा पहले देख लेते हैं, पर ये मैं जनरल सेंस पे बात कर रही हूं कि मतलब जिस व्यक्ति को आपने अपने जीवन के 24-25 साल देखा भी नहीं और उसके साथ फिर आपको एक पूरा जीवन निर्वाह करना होता है, तो सच मानिए है तो ये जुआ। अब इसमें ऊंट किस करवट बैठेगा ये हम नहीं बता सकते। कौन बता सकता है? ज्योतिष। ज्योतिष आपको ये ज्ञान दे सकती है कि आपका पति या पत्नी, स्पाउस किस तरह का होगा, आपके विवाह में किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, आप उन दिक्कतों से किस तरह से बच सकते हैं। आज ये भी बताऊंगी कि आप अपने पति या पत्नी के लुक्स किस तरह, देखिए 7वां घर तो विवाह है, ठीक है। जब वो आपकी पत्नी बन गई, यानी विवाह पूरा एक टोटलिटी में है ना, जिसमें आप दोनों लोग शामिल हैं, लेकिन आपका स्पाउस का जो रंग रूप है या कैसा दिखता होगा वो कैसे डिसाइड होता है, आज इस पर भी बात करूंगी। सो विवाह के लिए एक ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको फिर किस ईश की, किस ब्रह्म की, किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, यानी कि उपाय भी बताऊंगी। और मैं हमेशा ही उपाय मंत्रों का बताती हूँ। मंत्रों का उपाय क्यों बताती हूँ उस पर भी आज बात करूंगी। चलिए शुरू करती हूँ अपना वीडियो। विवाह, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे 7वें घर से देखा जाता है। 7वां घर काल पुरुष में तुला राशि है, जो कि शुक्र रूल करते हैं। शुक्र उसके रूलर हैं, शुक्र उसके मालिक हैं। तो ये सच समझ लीजिए, बिल्कुल दिमाग हटा करके लड़की की पत्री है, पुरुष की पत्री है, भूल जाइए। आपके विवाह के रूलर जो है वो शुक्र है। बृहस्पति आप लड़कियों की कुंडली में पति का कारक हो सकता है, लेकिन विवाह कैसा रहेगा ये तो आपका 7वां घर और आपके शुक्र ही बताएंगे। अनडाउटेडली आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, आपको बहुत सीधा पति मिल जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन उसकी ये गारंटी नहीं है कि आपका विवाह सक्सेसफुल हो जाए। जी हाँ, हो सकता है आपको उसका अति का सीधापन ही ना भाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो क्या हुआ कि 7वां घर यानी शुक्र, इसी को देखेंगे और आज लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि ग्रहों का जो मतलब मोस्ट क्रिटिकल इफेक्ट होता है वो उस जगह पर बैठने से होता है, ये ध्यान कर लीजिए। मतलब देख रहे थे, बदल लिया था स्थान, सब ठीक है, लेकिन बैठना, मतलब अगर उन्होंने वहां डेरा जमा लिया तब वो सबसे इंटेंस प्रभाव देते हैं, अच्छे या बुरे। यानी कि ग्रह का पिंड रूप में, ग्रह का अपने पूरे समस्त अस्तित्व के साथ कहीं बैठ जाना उस भाव पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। तो 7वें घर पर कौन कौन से ग्रह होंगे तो आपकी मैरिज कैसी होगी, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। मोटा मोटा अभी आप ये भूल जाइए राशि कैसी है, वो कहाँ का मालिक है, आज हम ये बात नहीं करेंगे, ठीक है। वो आप लोग अब इतना समझ चुके होंगे कि आप धीरे धीरे करके वो अपनी थोड़ा दिमाग लगाइए और एनालाइज कीजिए। मैं आज अभी केवल ग्रहों की बात कर रही हूं, थोड़ा थोड़ा कुछ अगर लगा मुझे कि समझाऊं तो समझा दूंगी। सबसे पहले बात होगी सूर्य।
अगर सातवें घर में आपके सूर्य देव विराजमान है, सूर्य आपके काल पुरुष में सप्तम स्थान यानी तुला में नीच के होते हैं, सूर्य की सातवें घर में उपस्थिति को मैं बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं कहती हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य एरोगेंस, सूर्य एक क्रूर ग्रह है और इतने सौम्य, इतने मतलब जो हम कहते हैं ना एक सटल इमोशनल हाउस है ये। कहते हैं ना तुला राशि हमारी वायु तत्व राशि है, मतलब प्रेम की हवा यहां चल रही है। अब यहां पर अगर सूर्य एक अग्नि का गोला आके बैठ जाएगा तो वो उसकी अग्नि और भड़क जाएगी, यानी कि आपका स्पाउस इगोइस्टिक हो सकता है, एरोगेंट हो सकता है। अगर सूर्य नीच का होगा, यहां पर ये एक्सप्लेन कर दूंगी, तो क्या होगा, तो वो अपने मन में अपनी चीजों को रखेगा और एक दिन फिर ज्वालामुखी की तरह फटेगा। यानी हो सकता है कि आपका सूर्य नीच का है, आपका मेरा पति तो कुछ भी नहीं बोलता, वो तो एरोगेंट नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए वो मन में अपनी ऐसी चीजें रख रहा होगा और फिर एक दिन ज्वालामुखी की तरह फटेगा, आपके विवाह को ध्वस्त कर सकता है। जी हां, तो सूर्य की स्थिति किसी भी तरह से किसी भी रूप में मैं यहां बहुत अप्रिशिएट नहीं करती हूं। कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस आते ही हैं, नंबर 1, या फिर यही होगा कि आपका जो स्पाउस होगा वो हमेशा आप अपने पिता से आपको कंपेयर करेगा, और खास करके ये मतलब आपके पुरुष की कुंडली में ज्यादा है कि आपके अगर सूर्य है तो आपकी पत्नी जो है वो अपने पिता से आपको कंपेयर करेंगी और आपका और उनका थोड़ा उस बात को लेकर एक टसल बना रहेगा। स्त्री की चार्ट में ये नहीं होगा, लेकिन हाँ आपका पति एरोगेंट जरूर होगा। सो सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, सूर्य सेपरेशन दे सकते हैं। अब बात होगी मंगल की, चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? जल है, जल तत्व राशि है, चंद्रमा पूरा ही जल है, इसीलिए वो कर्क यानी जल तत्व राशि का स्वामी। अगर आपके सातवें घर में चंद्रमा है तो चंद्रमा से ये तो मतलब जनरली ये निश्चित होता है कि मतलब प्लेजेंट पर्सनालिटी का स्पाउस होगा आपका। अब आप लोग अपना दिमाग लगाइए कि किस राशि में होगा तो कैसा होगा, को थोड़ा थोड़ा खुद भी सोचे, है ना। मतलब स्पून फीडिंग तो नहीं चलेगी, ज्योतिष में तो खुद दिमाग लगाना पड़ता है। पर जिनको ज्योतिष बिल्कुल नहीं आती उनके लिए ये वीडियोस लाभकारी ऐसे हैं कि बस आपने अगर अपना चंद्रमा देखा तो आप ये समझ लीजिए कि भाई आपका जो स्पाउस होगा वो देखने में प्लेजेंट होगा, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं सॉफ्ट है, सुंदर है, लेकिन उसका स्वभाव हमेशा बढ़ता घटता रहेगा, यानी कि इमोशनल होगा और स्थिर मन वृत्ति का नहीं हो सकता है, यानी बहुत स्टेबल माइंड उसका नहीं हो सकता है। स्टेबल से मतलब खराब से नहीं है, पल में माशा पल में तोला, उसका प्यार रोज बदलेगा। यानी चंद्रमा है तो प्यार के हर दिन एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। चंद्रमा बढ़ता घटता रहता है, मत भूलिए। ये बहुत बुरी स्थिति नहीं है, अगर आप अपने स्पाउस को समझ जाते हैं तो फिर कोई बात नहीं। अगर आप उसके मूड स्विंग्स को समझ जाते हैं, उसके इमोशनल उसका ध्यान रखते हैं, तो ये ज्यादा खराब नहीं करता। पुरुष की कुंडली में सातवें घर का चंद्रमा, मैं अपने चंद्रमा के वीडियो में बता चुकी हूं कि मां की सेहत के लिए थोड़ा सा कभी कभी हानिकारक होता है। अगर ऐसी स्थिति है तो विवाह के बाद आप अपनी मां से अलग रहें, आपके लिए अच्छा होगा। अब बात होगी मंगल ग्रह की। मंगल को तो सुनते ही आप सब जानते हैं कि मतलब सोचते हैं आई परेशानी, तो मंगल यहां पर मंगल दोष देते हैं, ये सच बात है। या तो आपके स्पाउस के पास जबरदस्त पैशन होगा, मतलब वो आपको बिल्कुल जीतना चाहेंगे। मार्स इज अ फाइटर प्लैनेट, तो आपका स्पाउस चाहे वो महिला है या पुरुष, मतलब बोथ वेज, वो एक फाइटर होगा, मतलब वो अपना हक लड़कर लेना जानता है। थोड़ा सा क्रूर, मतलब क्रूर हो सकता है, हार्ड प्लैनेट है, हार्श प्लैनेट है ना, अपनी चलाने वाला हो सकता है। मंगल दोष भी बनाता है सातवें घर में मंगल,
वो आप मेरे मंगल दोष के वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है। सो यहां पर केवल बात होगी कि किस तरह से प्रभावित करता है। तो स्पाउस जो है वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकता है, आपके बीच में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, हमेशा एक अधिकारों की लड़ाई हो सकती है। और अगर दूसरा व्यक्ति मांगलिक ही है तो विवाह अच्छा चलता है, काफी अच्छा चलता है। बट अगर एक मांगलिक और दूसरा मांगलिक नहीं है तो फिर ये आपके स्पाउस के लिए हेल्थ इश्यूज दे सकता है, मैरिज में प्रॉब्लम्स दे सकता है। ठीक है। स्पाउस की स्वास्थ्य के लिए फिर ये ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है। अब बात होगी बुध ग्रह की। बुध ग्रह क्या है कि सबसे पहली तो एक ये भी बात है कि आपको ये भी देखना होगा कि 7वें घर में जो ग्रह है अगर वो शुक्र के मित्र हैं तो उतनी हानि नहीं है। अगर शुक्र की एंटी लॉबी के प्लैनेट है तो बहुत हानि है। ये भी एक मोटा मोटा ध्यान रख लीजिए। कोई राशि पड़ी हो भूल जाइए उसको। ज्योतिष में मतलब बहुत बारीकी में तो आप जब पढ़ेंगे तो जाएंगे, लेकिन अगर मोटा मोटा भी समझ लें तो राशि और सब स्थान पर भी ग्रह की बहुत महत्ता होती है। यानी जो ग्रह का परमानेंट हाउस है वो कभी नहीं बदलता। तो शुक्र की राशि मतलब 7वें घर में कोई राशि पड़ी हो, लेकिन अगर वहां पर शुक्र के एंटी लॉबी के ग्रह बैठे हुए हैं, कौन कौन, सूर्य, राहु और बृहस्पति, तो अच्छा नहीं है मोटा मोटा। चलिए अब बुध की बात कर लेते हैं। अगर बुध है तो बुध क्या है, बुध एक यंग बच्चा है, या बहुत ज्यादा कहेंगे तो 12-15 साल का या उससे भी छोटा एक यंग बच्चा है। तो सबसे पहली बात यह कि आपके और आपके स्पाउस की आयु में बहुत कम अंतर हो सकता है, यानी ऑलमोस्ट बराबर के आप लोग हो सकते हैं। कहते हैं ना बुध फ्रेंड भी है। तो आप और आपके स्पाउस एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं, फिर शादी हो जाए। एज में बराबर के हो सकते हैं, या आपका स्पाउस आपसे छोटा भी हो सकता है उम्र। इधर द स्पाउस इज लाइक फ्रेंड, एक आध साल का अंतर, इक्वल सा बातचीत है ना, या फिर छोटा आपसे हो सकता है आयु में। कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी होंगी, और आपके विवाह का जो सूत्र होगा वो होगा कि कम्युनिकेशन पर जोर दीजिए। अगर बुध बैठा है, भले ही नीच का है, शत्रु ग्रह में है, बातचीत करके विवाह में मसलों का हल निकाला जा सकता है, ये ध्यान रखिए। सो ये प्रभाव बुध देगा। चाहे तो एक बहुत मित्रवत रिश्ता कायम कर सकते हैं आप, क्योंकि बुध शुक्र के मित्र हैं। और अगर आपका एक मित्र जैसा रिश्ता पति पत्नी के बीच हो जाए तो बढ़िया रहता है। अब बृहस्पति की बारी है जी, गुरु महाराज। और गुरु क्योंकि 7वें घर में अपने शत्रु की राशि में आ जाते हैं, कारको भाव नाशाय के हिसाब से 7वें घर के लड़कियों की हॉरोस्कोप में ज्यादा, क्योंकि मैंने कहा ना कि बृहस्पति स्पाउस के पति के कारक हैं। तो अगर स्त्री की कुंडली में 7वें घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ये ज्यादा खराब है। बृहस्पति के लिए एक बात कही जाती है कि गुरु जो है वो स्थान हानि करते हैं। तो अगर अकेला बृहस्पति आपके 7वें घर में है तो फिर ये अच्छा नहीं है। आपस के मतलब एक तो या तो गुरुता की लड़ाई रहेगी, या जो आपकी पत्नी है, ये अभी मैं पुरुषों की बात कर रही हूं, आपकी जो पत्नी है वो आपके लिए पति जैसा भाव नहीं रख सकती है, मतलब वो आपको इज्जत नहीं दे रही है। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी आपको वेटेज नहीं दे रही है। आप बाहर तो राजा है, घर आए तो वो आपको खाना भी ठीक से नहीं दे रही है, ऐसा हो सकता है अगर अकेला बृहस्पति है। और अगर लड़की की कुंडली है और बृहस्पति है तो फिर आप भी अपने स्पाउस को पति का दर्जा नहीं देंगे, और पति भी आपसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है वो इनडिफरेंट हो जाएगा, आपको पत्नी का दर्जा देना बंद कर देगा। जी हाँ, ये ग्रह अच्छा नहीं। 7वें घर में बृहस्पति का अच्छा नहीं। अगर बृहस्पति है तो फिर शुक्र की दृष्टि आ जाए या बुध सामने बैठ जाए, मतलब कुछ तो, या फिर बृहस्पति उच्च के हो, वॉट एवर, थोड़ा बहुत कुछ सुधार होगा। लेकिन 7वें घर के बृहस्पति स्थान हानि करते हैं, भाव का नाश करते हैं स्त्रियों की कुंडली में। आपको सदैव, अगर ऐसी स्थिति है तो आपको सदैव ही गुरु कृपा चाहिए। आप
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ें तो आपकी मैरिज ठीक रहेगी। आप चाहें तो श्री दत्तात्रेय का मंत्र पढ़ें, आपकी ठीक रहेगी। कोई भी आपके गुरु हैं उनका मंत्र पढ़िए, आपके लिए अच्छा होगा। ये स्थिति अच्छी नहीं है। शुक्र 7वें घर में अगर शुक्र है तो अब ये कि पहली बात, अगर पुरुष की कुंडली है, शुक्र है, अकेले हैं, तो कारको भावनाशाय यहां पर लागू होगा। जैसे कि बृहस्पति मैंने कहा कि 7वें घर में स्त्रियों की कुंडली में ज्यादा खराब है, उसी तरह पुरुषों की कुंडली में शुक्र 7वें घर में ज्यादा खराब है, क्योंकि वो कारक भाव का नाश करते हैं। यानी आपकी पत्नी के अंदर आपके प्रति वो भाव, वो प्यार, वो संवेदना ना हो, ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा रूखे स्वभाव की स्त्री हो, ऐसा हो सकता है। आपस के प्रेम में कमी हो, ऐसा हो सकता है। पर अगर इस पर बृहस्पति की दृष्टि आएगी या कुछ होगा तो थोड़ा बेटर होगा। अगर ये पुरुष की कुंडली है और शुक्र है तो फिर आप सावधान हो जाइए। अपने विवाह को चलाने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है। लड़कियों की कुंडली में शुक्र उतने खराब नहीं है। अगर उन पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि वगैरह आ रही है तो फिर ये शुक्र थोड़े संतुलित हो जाते हैं, पर लड़कों की कुंडली में अच्छा नहीं है। अब बात होगी शनि, जिनसे कि हम सब डरते हैं। मैंने एक सूत्र दिया आपको कि 7वें घर में शुक्र के मित्र कम हानि करते हैं। तो शनि शुक्र के मित्र हैं, ये ध्यान रखिए। अगर 7वें घर में शनि बैठे हुए हैं, उच्च के हैं या अपने घर में हैं, लिब्रा, तुला, मकर और कुंभ में है, तो शादी को कोई खतरा नहीं है। आप लिख लीजिए, आपके विवाह में विलंब भी नहीं होगा। शुक्र 7वें घर में अगर उच्च या अपनी राशि में है तो 7वें घर को कोई खतरा नहीं है। आपको एक जिम्मेदार स्पाउस मिलेगा, आपकी शादी ठीक चलेगी, आपकी शादी लेट भी नहीं होगी। यहां पर बात यह है कि अगर यहां पर शनि नीच के होंगे, यहां पर शनि वक्री होंगे, यहां पर शनि और क्रूर ग्रहों के प्रभाव में होंगे, तब फिर विवाह में दिक्कत हो सकती है। और इसमें ज्यादा दिक्कत ये होगी कि आपके विवाह में या तो लेट होगा या फिर आपका विवाह होते होते नहीं होगा। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट अपने घर में उच्च के हैं तो कोई खतरा नहीं है, लेट भी नहीं होता है। ठीक है। तो ये अब बात होगी राहु की। हाँ, शनि में एक बात कह दूं कि अगर शनि है तो आपके स्पाउस की और आपकी आयु में अंतर अवश्य होगा। मतलब ऐसा कि एक तो ये कि मतलब दुबला पतला सा, लंबा सा, ऐसा सा स्पाउस जो कि बड़ा बॉडी वेट में हल्का है। मतलब शनि अगर अपनी राशि में है खास करके तो क्या है, हवा है, शनि वायु है, वायु तत्व कुंभ में होंगे तो एक बिल्कुल छरेरा सा पति या पत्नी मिल सकती है, लंबी हो सकती है, वायु की तरह तेजी से चलने वाली हो सकती है। लिब्रा में भी यही होगा, मैच्योर थिंकिंग का होगा, जिम्मेदार होगा। आपका जो स्पाउस होगा वो सब कुछ ठीक होगा। पर अगर क्रूर प्रभाव में है, हाँ, आयु में अंतर तो होगा। मतलब आयु का अंतर मैं कहती हूं 5 साल या इससे ऊपर, तब आयु का अंतर है। 2-3 साल का अंतर शनि नहीं देते। 5 या 5 से ऊपर का अंतर शनि की देन है। तो कम या ज्यादा दोनों हो सकता है। हो सकता है आप अपने स्पाउस से बहुत बड़े हो या आपका स्पाउस आपसे थोड़ा बड़ा हो। ये जो बहुत एज गैप की शादियां होती है शायद शनि की वजह से होती है। अब राहु की बात होगी। राहु यहां पर काफी ट्रिकी प्लैनेट है, क्योंकि शुक्र के ये शत्रु हैं। कुछ लोग इस तरह से भी एनालाइज कर देते हैं कि वो असुरों के गुरु हैं और राहु के मित्र हैं। नहीं, राहु शुक्र का शत्रु है। राहु शुक्र का शत्रु है। राहु की शुक्र के स्थान में बैठना, राहु का शुक्र के साथ बैठना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं। अगर 7वें घर में ही राहु बैठ जाएंगे तो ये सबसे ज्यादा ट्रिकी कॉम्बिनेशन हो जाता है। सेपरेशन कराने में राहु का कोई जोड़ नहीं, और वो भी कैसे, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के, आपके फ्लर्टिंग के नेचर के कारण या आपके स्पाउस के फ्लर्टिंग के नेचर के कारण।
ये राहु जो है वो मैरिज को तोड़वा देते हैं, खास करके मिसअंडरस्टैंडिंग, इल्यूजन क्रिएट करके। राहु इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग थिंग्स। तो आपका जो स्पाउस है वो आप या आपके स्पाउस बोथ वेज बहुत एक्सप्लोर करना चाह सकते हैं मैरिज में, यानी कभी कभी इधर उधर मैरिज के बाहर। देखिए राहु का मतलब क्या होता है? राहु का मतलब होता है वर्जनाओं को तोड़ना। अनकन्वेंशनल प्लैनेट हम लोग क्यों कहते हैं? कि वो कोई भी उसूल नहीं मानते। जो बात सब लोग कह रहे हैं वो राहु को नहीं माननी। इसको ये भी कहते हैं कि ये मतलब सीमा का अंत करता है, ये कोई भी बाउंड्री क्रॉस कर सकता है। ऐसे लोग विदेशी लोगों से शादी कर सकते हैं, अंतर जातीय अंतर रिलीजन विवाह कर सकते हैं, विदेश में जाकर कर सकते हैं, विदेशी आदमी को यहां लाकर शादी कर सकते हैं। कोई भी वर्जना कन्वेंशन जो पद्धति चली आ रही उसको तोड़कर विवाह होता है, और फिर उसके बाद कभी कभी दिक्कत भी आती है। ठीक है, वहां पर फिर दिक्कत भी होती है। अब केतु, केतु एक हेडलेस क्रीचर है, देव है। तो केतु देव तो क्या करते हैं कि अपना सब डिटैचमेंट देते हैं अंदर अंदर। तो कई बार आपका जो स्पाउस है वो अंतर्मुखी हो सकता है, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता है। उसको बार बार ये आश्वासन आपसे चाहिए होगा कि आप हैं उसके साथ, यू आर देयर टू सपोर्ट। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो आपसे डिटैच हो जाएगा, क्योंकि उसको सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट नहीं देंगे वो आपसे अलग हो जाएगा। कई बार केतु अगर सातवें घर में है तो कई बार ऐसे लोग विवाह करने की इच्छा भी कम होती है, वो कहते हैं हमें विवाह नहीं करना, ऐसा भी कर देता है केतु। सो केतु भी कहीं ना कहीं वर्जनाओं को तोड़ता है, लेकिन अलग तरीके से। केतु कह सकता है भाई मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि राहु लग्न में होगा। हो सकता है उस आदमी ने बहुत एक्सप्लोर कर लिया हो, देख ली हो दुनिया, फिर वो कहे भाई मुझे लड़कियों पे भरोसा नहीं, वो कहे मुझे आदमियों पे भरोसा नहीं। यानी कि उसने खूब देख लिया है समाज को, फिर उसने डिसाइड किया कि मुझे शादी नहीं करनी, ऐसा कुछ। और या फिर जब हो गई शादी तो फिर आश्वासन चाहिए, नहीं हुआ तो फिर मैं डिटैच हो जाऊंगा, अलग हो जाऊंगा, शादी से निकलने की कोशिश करूंगा। तो सातवें घर पर अगर ये प्रभाव होंगे तो इस तरह का आपका विवाह होगा। इसी तरह सातवें घर पर अगर लग्न में इनमें से कोई भी ग्रह लग्न में है तो उसका एग्जैक्टली ऐसा ही प्रभाव आपके सातवें घर पर पड़ेगा, जो मैंने अभी बताया। लेकिन बस इतना फर्क होगा कि उनकी इंटेंसिटी कम होगी। अब क्या कि बृहस्पति का बैठना खराब होगा स्त्री की कुंडली में, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि यानी अगर ये लग्न में चले जाएंगे तो ये बहुत अच्छा प्रभाव दे देंगे, उसको अच्छा पति, अच्छा विवाह हो जाएगा। इसी तरह शनि की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। तो शनि की दृष्टि, अगर शनि मैंने कहा ना बैठे होंगे तो बढ़िया अपनी राशि में और उच्च में, अगर देख रहे होंगे तो डिले होगा ही होगा विवाह। वो मेरे आप विवाह में कैसे डिले होता है वो वीडियो देखिएगा। सो शनि की दृष्टि यहां पर खराब हो गई, बृहस्पति की दृष्टि अच्छी हो गई। मंगल, मतलब ये जो 3 ग्रह है ना जिनकी स्पेशल दृष्टि है, खास करके उनकी बात मैं करूंगी। तो मंगल जो है, मंगल की कहीं से भी सातवें घर पर अगर दृष्टि आएगी तो विवाह में स्वास्थ्य की दिक्कत या फिर आपस में लड़ाई झगड़ा, पोजीशन को लेके लड़ाई झगड़ा, ये सब हो सकता है। शनि की दृष्टि कहीं से भी आ रही हो, विवाह में देरी होगी। बृहस्पति की दृष्टि कहीं से भी आ रही हो, 11वें भाव से आ रही हो, लग्न से आ रही हो, तीसरे घर से आ रही हो, आपका विवाह संतुलित और टिका रहेगा, मतलब अच्छी स्थिति हो जाती है। बाकी और ग्रहों का, सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध, इनकी केवल एक दृष्टि है, तो जो प्रभाव सातवें घर में है लगभग वही आपके ऊपर आएंगे। बस उल्टा ये हो जाएगा कि चंद्रमा में पत्नी इमोशनल है, अगर आपका है तो आप इमोशनल हैं, आपका प्यार अपने मर्जी से आप घटा बढ़ा रहे हैं। सूर्य है तो आप इगोइस्ट हो जाएंगे। शुक्र की दृष्टि ठीक है, बुध की भी दृष्टि ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रहों का प्रभाव। आप
आपको कुछ नहीं पता, ज्यादा आप ज्योतिष नहीं जानते हैं, लेकिन इतना आप अपनी कुंडली देखकर जान सकते हैं कि 7वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है, क्या इशू हो सकता है। अगर आपके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं तो सबसे पहले आपको शुक्र को मजबूत करना होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लैनेट। कौन बैठा है, क्या कर रहा है, वो बाद की बात, पहले शुक्र को अच्छा करें। शुक्र क्या है? शुक्र गाय है, ठीक है। शुक्र स्त्री भी है, कन्या भी है, तभी गाय है, क्योंकि गाय भी क्या है? स्त्री स्वरूपा है। तो आप या तो नीडी लड़कियों को मदद करें, उनके विवाह में मदद करें, पढ़ाई में मदद करें, या फिर आप गाय को गौशाला में जाएं, दान करें, गाय की सेवा करें, गाय को हरी सब्जियां वगैरह खिला दें। अगर आप ऐसा करते हैं, ये कॉमन उपाय है सबके लिए, क्योंकि अगर शुक्र थोड़ा मजबूत होगा तो विवाह बेटर होने ही लगेगा। फिर हमें ज्यादा नहीं चिंता करनी पड़ती और बहुत ज्यादा देखना समझना नहीं है, ज्योतिषी के पास नहीं जाना है। विवाह में दिक्कत आ रही है, शुक्र को अच्छा करिए, ठीक है। स्त्रियों का सम्मान कीजिए। पुरुष की कुंडली में खास करके ये बात कर रही हूं, अगर आपके विवाह में पुरुष हो, आपके विवाह में दिक्कत आ रही है तो नीडी गर्ल्स की हेल्प कीजिए, उनकी पढ़ाई में कीजिए, उनके विवाह में कीजिए, गाय की सेवा कीजिए, जरूर से कीजिए। अपने घर में जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबका सम्मान कीजिए। दूसरे की स्त्री का बस सम्मान करें और उससे ज्यादा कुछ ना करें, यानी हर दूसरी स्त्री का सम्मान करें, आपका विवाह बेटर होगा। ये सबसे सरल उपाय है। दूसरा, एक अगर आप थोड़े और ज्यादा कर सकते हैं तो शुक्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शुक्र जो है, शुक्र के लिए कहा जाता है कि वो लक्ष्मी के आगे सर झुकाते हैं। तो यानी आपको लक्ष्मी जी की पूजा भी बहुत बढ़िया कर सकती है आपके विवाह में। पुरुषों के लिए नहीं, ये सबके लिए है। विवाह में दिक्कत है, अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा शुरू कर देते हैं, आप एक अपने घर में श्री यंत्र रख सकते हैं, स्फटिक का या क्रिस्टल का। उस पर रोज थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगाएंगे, परफ्यूम नहीं लगाएंगे जी, जिसमें अल्कोहल होता है, वो नहीं करेंगे। इत्र थोड़ा सा श्री चक्र पर लगाइए, लक्ष्मी यंत्र पर लगाइए। आपका विवाह भी ठीक होगा, धन भी ठीक होगा, रिश्ते भी ठीक होंगे, इसके मल्टीपल फायदे हो सकते हैं। पार्वती जी की भी आराधना कर सकते हैं, स्त्री के किसी भी स्वरूप की कर सकते हैं, बट लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हो जाती है अगर, तो फिर विवाह ठीक हो जाता है, क्योंकि शुक्र लक्ष्मी जी के आगे झुकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक कॉमन उपाय हो गए। एक और बात मैंने आपसे कही थी कि मतलब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मतलब आपका पति या पत्नी कैसा दिखता होगा, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, वो कैसे पता चलते हैं। वो हमको पता चलते हैं उपपद से। उपपद पता नहीं आप लोगों ने सुना या नहीं सुना, जो हमारा 12वां घर होता है, 12वें घर का मालिक आपकी कुंडली में जहां भी बैठा है, माना आपकी 12वें घर का मालिक चौथे घर में बैठा है, एक एग्जाम्पल है, तो 12वें घर से वो ग्रह कितना आगे चल के आया है, 12, 1, 2, 3, 4, यानी कि वो 5 घर चला है। तो 12वें घर का मालिक अगर चौथे में है, यानी वो अपने घर से 5 घर आगे आया है। तो यहीं से, यानी चौथे घर से आप 5 घर और गिन लीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि आपका उपपद जो है वो 8वें घर में पड़ा। अब अगर 8वें घर में आप
देखेंगे कि किस ग्रह की राशि पड़ी हुई है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। अगर माना बुध की राशि पड़ी हुई है तो फिर आप वही चीज निकाल लेंगे कि आपका जो स्पाउस है वो यंग होगा, वाइब्रेंट होगा, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का होगा, है ना। चंद्रमा बैठा होगा तो बहुत सुंदर होगा। पहले देखेंगे कि उसका स्वामी कैसा है, उस ग्रह के हिसाब से उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स डिसाइड कर लेंगे। और अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो भी हमको बहुत कुछ बता सकता है कि उसका स्वभाव कैसा। माना मंगल है वहां बैठा हुआ, हो सकता है कि आपका जो पति या पत्नी है वो सेना से आती है, पर आजकल तो स्त्रियां भी हो सकती हैं। यानी उसका स्वभाव जो है वो एक डिक्टेटर जैसा है, वो बहुत पैशनेट है प्रेम में। सेना वगैरह से, डॉक्टर हो सकता है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये एक मैं भी किसी दिन मैं आपको डिटेल में भी उपपद समझाऊंगी। अब बात होती है मंत्रों की। आप ये सब उपाय कर सकते हैं, साथ ही साथ आप शुक्र के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि जो मन है, मंत्र का मतलब होता है मन त्रयी, मन की जो प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि हमारा मन ही तो है जो सब खराबी क्रिएट करता है। अगर सूर्य कोई परेशानी क्रिएट कर रहा है 7वें घर में तो कैसे कर रहा है? आपके मन में वो बातें डाल रहा है, ईगो डाल रहा है, एरोगेंस डाल रहा है, लड़ाई करना आपके मन में डाल रहा है। अगर आप सूर्य का मंत्र जाप करेंगे तो आपके मन की प्रोटेक्शन होने लगती है, यानी फिर सूर्य आपके दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं डाल पाएगा। ये मंत्रों का मतलब होता है, इसलिए मैं मंत्र जाप पर इतना जोर देती हूं कि सब कुछ हमारे मन से है। और मंत्र का मतलब ही है जो मन को प्रोटेक्ट करता है, एक शील्ड बना देता है मंत्र। और जब हमारे मन में वो विचार आते ही नहीं तो हमारी वो समस्या अपने आप सुलझ जाती है। बस तो इस तरह से जो भी ग्रह है उसके हिसाब से आप उन ग्रहों के मंत्रों का जाप करके भी अपने विवाह को अच्छा कर सकते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस 7वें भाव पर, और उसके कुछ कॉमन उपाय करके आप अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट। लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को। धन्यवाद।